नमस्कार। आज हम सबके बीच में इंजीनियर प्रतीक गौतम जी हैं, जिन्होंने न केवल प्रधानमंत्री अवार्ड जीता है, बल्कि साथ ही साथ आपने प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री से भी मुख्यमंत्री सम्मान प्राप्त किया है। और इसके अलावा आईटी क्षेत्र में इन्होंने अपना परचम लहराया है। और उस आईटी क्षेत्र में आप सभी ने वाइट हैट, रेड हैट, इन सब का नाम सुना होगा। तो आप एक रेड हैट सर्टिफाइड आईटी इंजीनियर हैं। तो आज हमारे बीच में है। मैं आज आपके बीच में थोड़ा सा प्रतीक गौतम जी से कुछ परिचर्चाएँ होंगी। तो सबसे पहले मैं प्रतीक गौतम जी से ये पूछना चाहूँगा कि प्रतीक गौतम जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से और कैसे आरंभ की, और कैसे इनका रुझान आया इस आईटी क्षेत्र में। सबसे पहले नमस्कार सभी को, और सर को भी मेरा प्रणाम। और जैसा कि सर ने बताया कि आईटी में और बाकी पुरस्कार के बारे में, तो इसके पहले सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमारी ये विद्यालय ही रहा है और सर का ही सबसे बड़ा स्रोत रहा है। क्योंकि जब बचपन में हम स्कूलिंग के लिए यहाँ आए तो हमारी शिक्षा दीक्षा यहीं प्रारंभ हुई, और उसके बाद हम इंजीनियरिंग के लिए बाहर निकल गए। और इसके बाद इंटर्नशिप हुई हमारी जयपुर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिमल दागा जी के द्वारा। और सौभाग्य से हमें वहीं पे इंटर्नशिप करने के बाद जो है जॉब ऑफर हुआ और कॉर्पोरेट में काम करने का सौभाग्य मिला। और कॉर्पोरेट में काम करते करते मन में विचार आया कि 8 घंटे की ड्यूटी करते करते ऐसा क्या नहीं हो सकता कि हम जो अपनी शिक्षा इतनी मेहनत से अर्जित किए वो बच्चों तक भी पहुँचे। कुछ युवा हैं जो बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए परेशान हैं, अगर उनके लिए भी कुछ हम अपना योगदान दे सकें। तो कुछ इंस्टीट्यूट से मिलकर हमने ऐसा प्लान किया और हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया। और सौभाग्य से कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने तक का सफ़र कंप्लीट हुआ। और गुरुजन, माता पिता और भगवान के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी का अवार्ड 3 बार पुरस्कृत हुए। और इसके बाद IUPAC से, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसके द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। और इसके बाद रेड हैट जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है उस पर जो है तो हमने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया इंडिया लेवल पे। और इसका श्रेय जो है तो सामने बैठे हुए हमारे सर हैं, हमारे माता पिता और ईश्वर हैं, जिसके लिए प्रेरणा मिलती है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये सडन आपके मन में आईटी क्षेत्र का ये विचार कैसे आया कि मुझे आईटी में जाना चाहिए। आजकल बच्चे डॉक्टर, मेडिकल लाइन हो गई और बहुत सारे IIT में जाना चाहते हैं। अचानक आपका इस आईटी फील्ड में कैसे आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ने जो पूछा, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स का ये प्रश्न रहता है कि आईटी अच्छी है कैसी और क्यों जाना चाहिए। यही प्रश्न हमारे भी दिमाग में था जब हमने स्कूलिंग कंप्लीट किया कि अब हम कौन से कैरियर के लिए मूव करें, किस कैरियर में हमारा जो है कैरियर सिक्योर है। हालांकि ये सभी बच्चों का, जो बच्चे 12th पास करते हैं, उन सभी का ये क्वेश्चन रहता है कि हम किस कैरियर के लिए जाएं जिस पे हमको जॉब तो एटलीस्ट मिल ही जाए। तो हमने देखा कि अमेरिका जो है उसमें आईटी का सबसे बड़ा हब है और लोग यहाँ के जो हमारे हिंदुस्तान के वहाँ जाके काम कर रहे हैं। तो थोड़ा हमने गूगल पे रिसर्च किया और हमारे एक मित्र थे और हमारे बड़े भाई भी थे जो ऑलरेडी पुणे पे काम कर रहे थे। तो उनसे थोड़ा हमको एक मोटिवेशन मिला कि आईटी पे भी हम काम कर सकते हैं। और फिर हमने वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट किया उनको देखकर। तो कॉलेज का ऐसा टाइम था कि हम कॉलेज एक डिग्री करनी थी, तो हमने सोचा चलिए इंजीनियरिंग कर लेते हैं, क्योंकि उस समय तो ऐसा था कि कुछ करना था। तो ये था कि हमको जाना इस फील्ड पे था, पर ये था कि अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो उस पर शायद ये फील्ड पे हमको सपोर्ट मिल जाए। और बाद में फिर वही हुआ कि हम जब सेकेंड ईयर पे थे तो उस समय सौभाग्य से सर का स्नेह मिला जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, और उनके द्वारा हमने उनके साथ ट्रेनिंग दिया। और लकली हम लोग IIT BHU और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, खुद AKS, वहाँ जो हमने ट्रेनिंग देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और इसके बाद बस मोटिवेशन मिलता है कि और करते गए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपको ऐसा नहीं लगता कि 10वीं के बाद जैसे बच्चे 10वीं पास करते हैं जी तो उनको एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि 10वीं पास करने के बाद बच्चे ऐसे हो जाते हैं किन कर्तव्यों में विमूढ़ की तरह। जी मतलब उनके समझ में ही नहीं आता कि मैं कौन सा विषय लूँ। जी कई बार दोस्तों को चेस करते हैं, कई बार माता पिता की कुछ बातों को चेस करते हैं कि नहीं हमारे पेरेंट्स जो कह रहे हैं हमको वही करना है। जी तो ऐसा नहीं लगता कि उस जगह पे बच्चों को सबसे ज़्यादा काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जो हम 12वीं के बाद करते हैं तो करियर काउंसलिंग 10वीं के बाद हो जानी चाहिए, बल्कि 9वीं में ही तैयारी हो जानी चाहिए। क्या आपका ये क्या राय है इसमें? जी मैं बिल्कुल इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं 11 पे उनका जो डाइवर्सन होता है कि हमको किस कैरियर की ओर जाना। अगर वो मैथ लेते हैं तो उनको लगता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, और अगर हम बायो ग्रुप से जाते हैं तो हम डॉक्टर बनेंगे। पर अगर उनको इसी दिशा पे पता चल जाए कि हम अगर आईटी पे अच्छा है, हमको कैरियर लेके चलना है, यूपीएससी के लेके चलना है, या हमको बैंक फील्ड पे जाना है, अगर उनका गोल डिसाइड हो जाता है तो वो अगर उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हमको आगे चल के बैंक में जाना और हम आज जो है बायो लेके चलते हैं, बाद में फिर हम बैंकिंग की तैयारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनकी ग्रेजुएशन खुद एमबीए है और वो जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे अच्छे फील्ड पे जो है उन्होंने अपनी मास्टरी कंप्लीट की है और वो फिर जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और एसआई के लिए, पटवारी के लिए, ऐसे कई सारी जो है तैयारी करते हैं। मैं तैयारी करना गलत नहीं कहता हूँ, पर आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें वो काम तो आनी चाहिए। अगर आपने साइंस सीखा है, डॉक्टरी सीखी है, मेडिकल लाइन में कुछ नर्स, कुछ आपने इंजेक्शन लगाना सीखा, तो वो काम आना चाहिए फ्यूचर में, तब तो उस पढ़ाई का महत्व है। नहीं तो फिर हमको अगर वही करना तो फिर हमको उस लेवल की 10th, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की तैयारी होती है, 1 डे एग्जाम होते हैं, वो अप्रॉक्स अप टू द 10th सिलेबस होता है। तो फिर हमको कोई भी चीज़ के लिए वहाँ से हम अगर कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं तो तैयारी तो हमारी 10th तक हो ही चुकी है गवर्नमेंट के लिए। तो अगर हम 10th के बाद कुछ ले रहे हैं तो हमको ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो कि हमारे पैशन और प्रोफेशन दोनों के लिए मायने रखे। अच्छा, आज के इस वर्तमान परिवेश में जहाँ चारों तरफ एक सरकारी नौकरी में होड़ लगी हुई है, एक चपरासी की पोस्ट निकलती है जिसमें लाखों युवा अच्छे पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर भी अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं। और आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरियां जो हैं वो सही तरीके से लोगों को न तो मिल पा रही हैं, किसी का इंटरव्यू पेंडिंग पड़ा है तो किसी के एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हैं तो किसी के 4 साल पुराने रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार भी कर्ज लेके और लोगों को जॉब दे रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये कहाँ तक न्याय संगत है। और दूसरी चीज़, क्या बच्चों को या छात्रों को कुछ ऐसा आईटी फील्ड पे जाने पे उनके कितने रोजगार के क्या क्या अवसर मिल जाते हैं, वो कितना अर्निंग कर सकते हैं, क्या आप बताएंगे कि कितनी कमाई कर सकते हैं, कितने दिनों में उनको नौकरी मिल सकती है, कितना पढ़ना चाहिए उनको आईटी में? बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर में भी कोर्स करते हैं, आपने देखा होगा पीजीडीसी तो सभी बच्चे करते हैं, सीए का कोर्स सारे बच्चे कर रहे हैं, सीए मीन्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का अक्सर बच्चे कोर्स करते रहते हैं, सबकी मार्कशीट पर लिखा रहता है। तो आप इस पे प्रकाश डालें कि इस क्षेत्र में अगर बच्चे कोई भी, और क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा भी इस क्षेत्र में जा सकता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं भाई आईटी की पढ़ाई है, बड़ी महंगी होगी, और इस तरह से उनकी नौकरी के क्या क्या अवसर हैं और उनकी सैलरी पैकेज कैसे कितने होते हैं, और वो इन क्षेत्रों में किस लेवल का, किस स्तर का बच्चा जा सकता है? क्या एक 10वीं पास बच्चा भी जा सकता है? वहाँ नहीं जा सकता है। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि बेंगलोर का कोई बच्चा है 7th क्लास का जो गूगल में आज जॉब कर रहा है, उसकी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि इस क्षेत्र में कितनी नौकरियाँ हैं और कितनी तरह से नौकरियाँ हैं लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर को, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही अहम है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक प्रश्न हर बच्चे के दिमाग में होना भी चाहिए और होगा भी। और सबसे बड़ी लाइन जो सर ने कहा है कि क्या इसमें 10वीं और 7वीं के बच्चे भी जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और कर रहे हैं।
अगर हम गूगल या यूट्यूब पे सर्च करें तन्मय बख्शी, सिद्धार्थ गोयल, तो हम देखेंगे कि 8th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा जो है MNC कंपनी पे जॉब कर रहा है। तो हमको ये समझ में तो आ गया कि अगर 8th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा जॉब कर रहा है तो जॉब की रिक्वायरमेंट कंपनी में तो बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से वो 8th क्लास तक के बच्चे को हायर कर रहे हैं। यहाँ MBA के बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो सरकारी के लिए जा रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी कारणवश नहीं हो पा रहा। एक तो वैकेंसी बहुत कम है, 14 लाख लोग फॉर्म भरते हैं कांस्टेबल के लिए, 18 लाख लोग भरते हैं पटवारी के लिए, और उसमें चांसेस होते हैं 3000 6000, हमको लगता है 2% 10% भी नहीं होते, और उसमें बाकी 14 लाख बच्चे क्या करें। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि वो कंपनी 8वीं या 10वीं के बच्चे को ले क्यों रही है, वजह ये है, प्रश्न ये है, वो इसलिए ले रही है क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर सिलिकॉन सिटी के हैं, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, जहाँ IT की सबसे पहले बच्चों को ट्रेनिंग मिल जाती है उनके चाइल्डहुड से। तो बच्चे उस अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं कि जब उस लेवल पे पहुंचते हैं 10th में, तो यहाँ का जो बच्चा इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस या मास्टर डिग्री करता है उस लेवल का नॉलेज वो उस टाइम को स्कूल लाइफ पे पा जाते हैं। और कंपनियां भी क्या उनको पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब पे रख लेती, बहुत कम चार्ज पे। अगर हम मास्टर डिग्री करके या बाकी डिग्री करके जाते तो हम सोचते हैं, उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया हमारे कम से कम 20 लाख कम से कम होना चाहिए, पर वो बच्चा 50,000 और 1 लाख की तनख्वाह में भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो 10th लेवल पे है। तो इससे तो ये साफ हो गया कि नौकरी बहुत है, जिसके वजह से वो मजबूरी बस वो 10वीं 8वीं के ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे स्किल्ड बच्चे नहीं है। डिग्री होल्डर्स तो हैं बट स्किल होल्डर नहीं है। तो हमको जरूरत है अपनी स्किल को उस लेवल को जो उसके रिक्वायरमेंट को मैच कर सके। तो ये संभव तभी है जब हम उस रिक्वायरमेंट के लिए मेहनत करेंगे। अब वो रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है? बिल्कुल सही। तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं अभी सबसे ट्रेंडिंग में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्योंकि डेटा साइंस और बिग डेटा इनका कनेक्शन है। हमारा यूट्यूब, फेसबुक, गूगल के पास बहुत सारा डेटा बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए डेटा को हम बिग डेटा कहते हैं। और इस बिग डेटा से हमको इनसाइट निकालना पड़ता है। इनसाइट मीन्स पहले क्या होता था, अगर हमारे पास 2 रजिस्टर हैं तो हम इजी बता सकते हैं ये व्यक्ति आया था, पर अगर हमारे पास 100 रजिस्टर होंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा किसी को ढूंढना। तो ये इनसाइट को निकालना ही डेटा साइंस का काम है। मीन्स 4 दिन बारिश हुई, 5वें दिन क्या होगा ये प्रेडिक्शन कौन करेगा? ये मशीन को हम ट्रेनिंग देते हैं कि 5 दिन ऐसा हुआ तो 6ठे दिन ऐसा संभावना है, तो हम गूगल से जानते हैं कि अब कल बारिश है। तो ये मशीन लर्निंग यही है, मशीन को ट्रेनिंग देना। तो हमारे जो जितने भी फाउंडर हैं बड़े बड़े, जिनका नाम IT में बहुत अच्छा है, जैसे बिल गेट्स हैं, एलन मस्क हैं, लैरी पेज जिन्होंने गूगल बनाया, तो ये सब डेटा साइंस, रोबोटिक, मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं। तो अगर बच्चा खुद को इन फील्ड पे ट्रेनिंग देता है, इस फील्ड को सीखता है, तो उनके लिए अवसर बहुत सारे खुले हैं और खुलते जा रहे हैं। अगर गूगल की रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें से 90 मिलियन जॉब्स जो है तो 2025 तक और क्रिएट हो जाएगी, नई 90 मिलियन जॉब्स। तो अगर हम इस फील्ड पे थोड़ा मेहनत करते हैं तो हमारे लिए जॉब गारंटीड 100% है। इस वजह से सबसे ज़्यादा अगर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है IT की तो कारण यही है, क्योंकि जॉब की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इस पे हाँ, जैसा सर ने कहा कि कौन से बच्चे इस पे जो है तो अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हर एज ग्रुप का बच्चा सीख सकता है, क्योंकि जब 10th का बच्चा, 8th का बच्चा जॉब कर सकता है तो फिर उसके ऊपर की तो सीख ही सकते हैं, बल्कि उसके नीचे का सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी जो वर्तमान परिवेश में बहुत सारी चीज़ें आई हैं आपकी डेटा साइंस से रिगार्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कई बार पंडे वो उसके लिए चर्चा करते रहता है, कुछ लिनक्स आ गया आपका, और मशीन लर्निंग आपने भी बताई। ये कैसी, ये कई जैसे साइबर क्राइम हो गया आपका, साइबर सेक्टर का हो गया, और नेटवर्किंग हो गई, ये एक्चुअली पूरा डेटा साइंस ये कैसे एक दूसरे से को रिलेटेड है, या ये सब अलग अलग पार्ट है, स्पेशलाइज होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम एग्जांपल लें, अगर हमारा यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे कई सारी ब्रांचेस हैं। जैसे वहाँ पे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा तो उसमें भी कई सारी ब्रांचेस है, कोई मैकेनिकल कर रहा, कोई इलेक्ट्रिकल कर रहा, पर कहीं ना कहीं उनके जो बेस है तो उनको फर्स्ट ईयर सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो अगर हमको डेवऑप्स पे जाना है, क्लाउड पे पढ़ना है, ये सारे फील्ड हैं तो IT के ही, पर उस पर क्षेत्र सबका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। बेस की बात करें तो नेटवर्किंग सबके लिए ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम नेटवर्किंग नहीं रखेंगे तो कनेक्टिविटी नहीं होगी। फिर वो डेवऑप्स के लिए हो, डेटा साइंस के लिए हो, या AI के लिए हो, नेटवर्किंग तो मस्ट है।
अब इसके बाद AI जो है ये ऑटोमेशन मशीन होती है जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो थोड़ा सा वो अपना ब्रेन को यूज करता है, ऐसा हम उसके लिए कोड डिज़ाइन करते हैं जिससे वो थोड़ा सा अपना सोच सके, और उसको सोचने के लिए जो हम ट्रेनिंग देते हैं वही मशीन लर्निंग है। तो मशीन लर्निंग और AI तो पूरी तरह कनेक्टिविटी है, लेकिन जो उसके बीच में हम डेटा है, उस डेटा पे जो हम काम करते हैं वो डेटा है डेटा साइंस, और हम जिस प्रोफाइल पे जिस फील्ड पे हम काम करते हैं वो फील्ड है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है रेड हैट लिनक्स। तो जैसा कि हमारे बॉडी है तो हमको चलने के लिए शूज भी चाहिए, पैंट भी चाहिए, शर्ट भी चाहिए, चश्मा भी चाहिए, हेड भी है, सब कुछ है, तो सब कुछ मिलकर एक बॉडी बनती है। तो उसी प्रकार ये सारा कुछ मिलकर जो है तो हमारा ये IT बनता है। अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी बहुत सारी योजनाएं और युवाओं के बीच में लॉन्च की है, आपने देखा होगा। जी PM KYC के तहत उन्होंने बहुत सारे ऐसे डेटा ट्रेनिंग सेंटर्स लोगों को दिए हैं, स्किल ट्रेनिंग, हाँ स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स इस तरह से स्टार्ट किए हैं। ये कहाँ तक लोगों के लिए फ्रूटफुल है? मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, अगर वो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे नहीं भी ले पाए हैं तो उनको खुद से भी लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को डेवलप कर रहे हैं, खुद को स्किल दे रहे हैं, तो वो हर बिहाफ में हमारे लिए यूज़फुल है, फ्रूटफुल है। बिकॉज अगर जॉब की बात ना भी करें तो भी हमारा जो अब देश है वो स्किल इंडिया बन चुका है, और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और उसके बाकी जो मंत्रिमंडल वो सब लगे हुए हैं। क्योंकि पहले अगर हम देखा जाए तो हम लोग कैश पेमेंट करते थे, आज सारे पेमेंट जो है मोबाइल से होते हैं। इवन आप घर का अगर रिचार्ज भी करना तो मोबाइल पे, सब कुछ। तो हमको टिकट बुक करनी है तो मोबाइल पे, जहाँ इवन भोजन भी मंगाना है, जोमेटो है, स्विगी है, ऑटो मंगाना है तो उसके लिए ओला है, उबर है, कुछ सर्च करना है तो वो है, क्लास लेना है तो जूम है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो है एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो ये हमारे लिए कंपलसरी भी है, क्योंकि हाल में भी एक मैं न्यूज़ देख रहा था, साइबर सिक्योरिटी सर आपने बात किया, उसमें एक बच्चे के फादर थे, उनको अचानक कॉल किया गया और उनको पैनिक किया गया। उनको बोला गया कि आपका बेटा जो है ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है। तो उन्होंने बोला मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर दिया गया। तो वो पैनिक होने की वजह से सामने वाले ने उनका रिकॉर्ड मांगा कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ पुलिस ऑफिसर के लिए, तो आप मुझे अपना रिकॉर्ड दीजिए। तो उन्होंने उनका आधार ले लिया, उनको बाकी डिटेल ले ली और कहा कि OTP आ रहा है, वो जल्दी दीजिए, मैं कंप्लेन जो है तो रजिस्टर कर रहा हूँ, और वो जल्दी से दे भी दी। बाद में वो एक रिपोर्टर थे, वो आगाह करना चाहते थे, अलर्ट करना चाहते थे कि इस तरह से भी आपकी इन्फॉर्मेशन कोई ले सकता है। तो हम जितनी चीज़ें जानते हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें जिसके माध्यम से हम अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इसको हम सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग कहते हैं, जो हमारे सामाजिक चीज़ों को जानकर हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। इसलिए भी IT जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आज के बच्चे जो है भोजन भी करते हैं तो मोबाइल के साथ, तो ये एक लिंक बन चुका है, उसी प्रकार हम कोई भी काम करते हैं तो बिना IT के संभव है ही नहीं। चलिए अब लास्ट में एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहेंगे कि पिछले 1 वर्ष से मुझे लगता है आपका सर्वे मदर के बच्चों के बीच में अपना जो डेटा साइंस का नॉलेज है वो आप दे रहे हैं, बच्चों को बांट रहे हैं। तो आपने बच्चों में क्या देखा, कौन सी ऐसे आपको उनमें उम्मीदें लगी? क्या ऐसा लगता है कि वो बच्चे जो आज 4th या 5th क्लास में पढ़ रहे हैं और उन्होंने आपकी क्लास ली, तो वो आगे क्या कर पाएंगे, उनमें क्या संभावनाएं दिखती है? क्योंकि इस तरह की और जनरेशन पीछे से आ रही है जो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई आ रही है, और वो और ज़्यादा स्किल्ड और ज़्यादा डेवलप्ड और ज़्यादा, जैसे महर्षि अरविंदो जी ने कहा था कि आने वाले समय में जो मनुष्य होगा देव मानव बनेगा। तो वो चीज़ें देखने के लिए मिल रही कि बच्चे अपने आप प्रिपेयर्ड होकर नीचे से आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा संभावनाएं कहाँ पा रहे हैं? क्योंकि आपने विद्यालय सर्वे मदर स्कूल में आपने कई महीने दिए बच्चों के बीच में, तो आप संभावनाएं कहाँ देखते हैं? आप बड़े बच्चों में 11वीं 12वीं में ज़्यादा संभावनाएं मिल रही हैं, तो उन छोटे बच्चों में आपको ज़्यादा संभावनाएं मिल रही हैं? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न का बहुत बड़ा आभार करता हूँ। दूसरा सर का बहुत बड़ा आभार करता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए इतनी बड़ी चीज़ जो सोची कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा कि इस फील्ड में बहुत बड़ा कैरियर है, तो हमारे बच्चे जो हैं वंचित न रह जाए,
जिसके लिए उन्होंने हमसे बात किया और हमको कई बार कहा कि आपको टाइम देना है, क्योंकि आप इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, बचपन आपका बीता है, तो आप अपनी बचपन को सोच के इसको जब जुड़ेंगे तो बच्चे आपसे कनेक्ट होंगे और हमारे बच्चे जो हैं आगे निकल के आएंगे। और इस सोच के लिए मैं तो सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कई सारी अभी विद्यालय ऐसी हैं जहाँ अभी भी बच्चों के ऐसे मार्गदर्शन के लिए कोई ध्यान नहीं देता है, जिसके लिए आप इतना ध्यान देते हैं, अलग से टाइम निकालते हैं बच्चों के लिए। तो फिर वो रोबोटिक्स क्लास हो या उनके फिजिकल क्लासेस हों या उनके आध्यात्मिक क्लासेस हों, वो सारी तरह की क्लासेस जो है तो आपके द्वारा चलाई जाती हैं। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आईटी के साथ आध्यात्मिक और फिजिकल जो अवेयरनेस है सर के माध्यम से मिलता है। इसके लिए मैं बहुत खुश रहा हूँ, पहले भी जब मेरा बचपन यहाँ बीता, और आज भी वही सारी चीज़ें देखकर मुझे अपना बचपन, जैसा सर ने कहा आप क्या देखते हैं बच्चों पे, तो मैं अपना बचपन देखता हूँ बच्चों में, और वो बचपन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इनके लिए संभावनाएं क्रिएट करने की एक तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आईटी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। फिर भी छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा अलर्ट होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके अंदर चंचलता बड़े बच्चों की ज़्यादा अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ के कई सारे बच्चे जो हैं रोबोटिक्स कार डिज़ाइन किए, किसी ने एलेक्सा डिज़ाइन किया है, जो कि ऑलरेडी गूगल अमेजॉन बना रही है, ऐसा कोड यहाँ के बच्चों ने खुद सेटअप करके बनाया। ये मैं मानता हूँ ये बड़ी बात है। अब इसकी मार्केटिंग बाहर अगर होती तो ये भी कोई ना कोई बड़ा अवार्ड जीतते, और मुझे बताया तो ये बड़ा गर्व हो रहा है कि इसी ट्रेनिंग के दौरान हमारी एक बच्ची और उसकी बहन जो है पैर वाला माउस बनाई और उसको प्राइम मिनिस्टर जी अपने परीक्षा पे चर्चा पर उन्हें आमंत्रित किया, सम्मान दिया। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारी स्कूल में जो है ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं कर रहे हैं, कुछ ही महीनों में ऐसा किए हैं, तो बिल्कुल संभावना है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, और हमारे अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब अपने रीवा जिला के महिला बाल विकास अधिकारी जी आए हुए, तो वही उनको सम्मान दिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सबके नज़रों में इसका बहुत बड़ा महत्व है, और वो भी चर्चा कर रहे थे और सर का तारीफ भी कर रहे थे कि सर ने इस चीज़ को अभी स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे सोच नहीं पाते और माता पिता को थोड़ा इस पर ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है। सर जो एफर्ट कर रहे हैं तो ये उन्हीं के अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं भी करते तो शायद कुछ दिक्कत नहीं होती संस्था को ना ही बच्चों को, पर अगर कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं अपना वो दिल से जो है इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चों को अपना बच्चा समझ के इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए परमिशन पेरेंट्स से बिना पूछे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दी। क्योंकि बाकी स्कूल पहले पेरेंट्स से पूछती हैं, स्कूल बच्चों से पूछती है, तब वो जाके फैसला लेती है। तो इसके लिए मैं बहुत बड़ा मैं सर को बधाई देता हूँ कि सर ने ये चीज़ बिना किसी से पूछे एक दिन 1 डे डिसीजन किया, और ये नरेंद्र मोदी जी जैसा डिसीजन रहा, और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर के लिए। और इस स्कूल में तो मैं आज इस जगह पे हूँ तो स्कूल का ही मार्गदर्शन रहा। हमारे जो छोटे भाई हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, संजय गांधी में पदस्थ है, तो उसके लिए भी सर का ही मार्गदर्शन रहा। और आज मैं बहुत गर्वान्वित होता हूँ कि यहाँ के बच्चों को मुझे कुछ देने का अवसर मिला, और सर के नेतृत्व में हमें थोड़ा सा काम करने का मौका मिला। तो जैसा कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, तो मैं आज भी सीखता रहता हूँ सर क्या पढ़ते हैं, कैसा चलते हैं, तो पहले तो मैं खुद भी अपडेट करता हूँ और वही चीज़ बच्चों को भी देता हूँ। तो बिल्कुल संभावना है, और बड़े बच्चों के लिए तो मैं अभी भी कुछ फ्रीलांसिंग का काम चालू कर चुके हैं, जिनको मैंने कुछ वेबसाइट भी दिया है, और कुछ महीनों के लिए तो ये, और रेहान है और कुछ बच्चे हैं जो 6-7 के, और रोबोटिक्स कार डिज़ाइन किए हैं, और ऐसी कार है कि जिसके बड़े बड़े स्कूल के बच्चे जो हैं उनको देख के हमारे स्कूल पे एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए आ रही है। तो ये प्रमाण देता है कि बच्चों का जो स्कोप है बहुत अच्छा है, और उसको देख के बाकी बच्चे भी चाहते हैं जो आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और स्कूल के सभी विद्यार्थियों को जो है तो मैं बहुत बड़ा उनको बधाई देता हूँ कि आपके साथ जो है इतना आपके लिए सोचें, अपना समय दिए। और चूँकि ये फीस बहुत महंगी होती है, आईटी की ट्रेनिंग देना, एक कारपोरेट ट्रेनर को हायर करना एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय होता है, क्योंकि हमको लगता है कि 5-7 लाख रुपए वो भी बहुत नॉर्मल जब हम एक ट्रेनर को हायर करें तब, और नहीं तो ये 10-20-30 लाख तक भी चला जाता है 1-2 घंटे की ट्रेनिंग के लिए। पर वो सारा कुछ जो है तो सर ने अफोर्ड किया बच्चों के लिए, तो ये काफ़ी जो है प्रशंसनीय है और बहुत जो है दिल छूने वाली बात रही। मैं पर्सनली भी इस चीज़ को बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि आपको जो है बिल्कुल सर का जो है तो बिल्कुल आपको जो है शुक्रगुजार ज़िंदगी भर रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कैरियर बनता है, क्योंकि अभी ज़िंदगी बनती है।
चलिए हम इसी के साथ सब हम लोग समय के बंधन में बंधे हुए हैं, तो अब चाहेंगे कि हम लोग विदा लें। और एक बार सभी को मेरी तरफ से आज श्री माँ के मदर मीरा, श्री माँ की तो आगमन पर, आज उनके दर्शन दिवस पर, आज हमारा 24 अप्रैल दर्शन दिवस है श्री माँ का। तो उस दर्शन दिवस के उपलक्ष्य में सभी को, पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ दर्शन दिवस की। और इसी के साथ साथ प्रतीक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।